नेक्स्ट चैप्टर 3 का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है एस्टिमेशन ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू जब अपन एनालिसिस करते हैं इकोनॉमी, इंडस्ट्री और कंपनी, तो एनालिस्ट जो होता है इन तीन की स्टडी के बाद वो एस्टिमेट कर पाते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द फर्म। ठीक है, प्राइस एंड वैल्यू आर टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट इन इन्वेस्टिंग। प्राइस अलग होता है, वैल्यू वैल्यू क्या है और प्राइस क्या डिफरेंट है। ठीक है, वाइल प्राइस इज अवेलेबल इन द स्टॉक मार्केट में आपको पता है प्राइस क्या चल रहा है और आपको अच्छे से पता है, ठीक है, और सभी को पता है। वैल्यू कहाँ से निकालते हैं? वैल्यू क्या कहाँ से निकलता है? वैल्यू इज द बेस्ड ऑन इवैल्यूएशंस और एनालिसिस ऑफ एंटाइटी दैट इज अंडरटेकिंग द वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक एट द पॉइंट। ठीक है, इट मे नोटेड दैट प्राइस इज अ फैक्ट और वैल्यू जो है वो ओपिनियंस। ठीक है, प्राइस तो आपको दिख रहा है जो फैक्ट है। ठीक है, देयर आर वेरियस अप्रोच टू वैल्यूएशन explain in subsequent paragraph. There are uncertainty associated with input that this valuation approach. ठीक है, तो पहला जो है वो कौन सा होता है? डिस्काउंट कैश फ्लो एनालिसिस। ठीक है, इसमें दो टाइप के होते हैं। डिस्काउंट कैश फ्लो एनालिसिस इज द फंडामेंटल एनालिसिस मेथड जो यूज टू डिटरमाइन द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ असेट्स बाय एस्टिमेटिंग फ्यूचर कैश फ्लो और डिस्काउंटिंग देम टू द प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, डीसीएफ भी बोलते हैं। The idea behind DCF is the value of investment today equal to the sum of expected future cash flow। ठीक है, adjusted for time value of money। ठीक है, तो पहला जो टाइप ऑफ डीसीएफ मॉडल है वो होता है डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एनआईएसएम के कोई भी एग्जाम अगर देने जाओगे तो ये डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल्स फंडामेंटल एनालिसिस में ये आएगा ही आएगा हर जगह। तो डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल क्या है कि यूज फॉर वैल्यूम कंपनीज जो रेगुलरली पे करती है डिविडेंड। ठीक है, और इट एज्यूम दैट इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ स्टॉक इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर डिविडेंड द कंपनी एक्सपेक्टेड टू पे। ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ स्टॉक क्या है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर डिविडेंड दैट कंपनी जो पे करने वाली है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है और हमेशा ये क्वेश्चन आता ही आता है, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। तो सिंपल फॉर्मूला है पी ओ या P0 बोल दो इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाई R-G। तो P क्या हुआ? इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ कंपनी, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ स्टॉक। D1 हुआ एक्सपेक्टेड डिविडेंड नेक्स्ट ईयर कितना मिलने वाला है, रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न और एक्सपेक्टेड डिविडेंड ग्रोथ रेट, इससे आप निकाल सकते हो। ठीक है, और सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल क्या है? इज द गॉर्डन ग्रोथ मॉडल। इससे कंफ्यूज मत होइएगा, यहां से बहुत थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स आते हैं और बहुत इजी बनते हैं। केवल आपको फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला, और फॉर्मूले में ये क्या क्या चीजें हैं इसकी, कि जैसे D1 क्या है, कई बार क्या देता है एक्सपेक्टेड डिविडेंड निकालने, कई बार क्वेश्चंस आते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बहुत इजी है और बहुत इजीली क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, सेकंड जो है वो फ्री कैश फ्लो टू फर्म मॉडल। द फ्री कैश फ्लो टू द फर्म मॉडल क्या है कि वैल्यू अ कंपनी बेस्ड ऑन इट्स ऑपरेटिंग कैश फ्लो। ऑपरेटिंग कैश फ्लो बिफोर इंटरेस्ट पेमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट से पहले जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो, ठीक है, जनरेट हो रहा है। ठीक है, इससे क्या जनरेट होता है? इट एस्टिमेट द टोटल इंटरप्राइज वैल्यू, ईवी। ठीक है, जिसमें इक्विटी एंड डेब्ट होल्डर दोनों इंक्लूड है। इसका फॉर्मूला एक बार आए या ना आए, लेकिन इसका फुल फॉर्म आता है कई बार, फ्री फ्री कैश फ्लो टू फर्म, FCFF मॉडल क्या है। ठीक है, और इसका थोड़ा सा फॉर्मूला आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा देखने में, एक बार देख लीजिएगा, लेकिन जनरली यहां से अभी तक तो कभी क्वेश्चंस आए नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन आ सकता है कि FCFF किसके लिए सूट करता है, बेस्ट सूटेड फॉर। ठीक है, जो कंपनी डेब्ट और इक्विटी दोनों से फाइनेंस करवा के बैठे हैं। ठीक है, जहां पे डिविडेंड इरेगुलर है या पेड नहीं होता है, मर्जर और एक्विजिशन डिस्कशन में। ठीक है,
वेयर टोटल फर्म वैल्यू आपको नीडेड है, तो यहाँ पे इसकी जरूरत पड़ती है, तो ये एफसीएफ है, यहाँ पे पूछ सकता है। ठीक है, जनरली डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल से पूछता है। अब रेगुलरली पेड डिविडेंड, इसका क्या मतलब है कि जो कंपनी मैच्योर हो चुकी है वो डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल्स को प्रेफर करती है। ठीक है, थर्ड है फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी मॉडल, एफसीएफई, इसका भी फुल फॉर्म याद रखिएगा, एफसीएफई क्या है, फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी मॉडल। वो एस्टिमेट करता है द कैश फ्लो अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस। ठीक है, री इन्वेस्टमेंट एंड डेप्ट रीपेमेंट। तो एफसीएफई का फॉर्मूला ये है, लेकिन एक क्वेश्चन आता है यहां से, ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है हमेशा याद रखना, जिसको बोलते हैं कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, सीएपीएम। ठीक है, यहाँ पे आर ई क्या है, आर ई क्या है, आर ई इज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ठीक है, जो देखिए यहाँ पे कैसे निकल रहा है, आर इक्वल टू रिस्क रिस्क फ्री रेट प्लस बीटा, स्टॉक का बीटा क्या है, ठीक है, आरएम क्या है, एक्सपेक्टेड मार्केट रिटर्न। यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, कई बार बीटा दे देगा, रिस्क फ्री रेट दे देगा, एक्सपेक्टेड मार्केट रिटर्न भी दे देगा, आपसे पूछोगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी। बहुत इजी इजी क्वेश्चंस है और इसके फॉर्मूले तो आपको याद करने पड़ेंगे। अगर आप थोड़ा सा इसको और ज्यादा डिटेल में समझ के समझेंगे ना, तो फॉर्मूला भी याद करने की जरूरत नहीं होती, ऑटोमेटिक बन जाता है वो। ठीक है, और जनरली इससे क्वेश्चंस आते हैं, ये जो दो फॉर्मूले मैंने बताया है ना, वहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अब ये किसके लिए सूटेड है, बेस्ट सूटेड फॉर, तो वैल्यूइंग फर्म विद सिग्निफिकेंट लिवरेज एज इट डायरेक्टली अकाउंट फॉर डेब्ट फाइनेंसिंग। सेकेंड, फर्म दैट डू नॉट पे डिविडेंड बट जनरेट सब्सटेंशियल कैश फ्लो, आपको डिविडेंड नहीं दे रहा है लेकिन कैश फ्लो तो अच्छा जनरेट कर रहा है। ठीक है, हायर बीटा, हायर रिस्क। ठीक है, हायर डिस्काउंट रेट रिड्यूसिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो, ये थोड़ा सा पढ़ सकते हैं अपन, लेकिन ट्रस्ट मी, थोड़ा अगर आपने कभी इसे पढ़ा नहीं है टेक्निकली, या आप ये वर्ड्स पहली बार सुन रहे हो, तो आपको डिफिकल्ट लगेगा। ठीक है, एक दो बार तीन बार इसको रिवीजन करते जाओगे ना, बहुत इजी है। ठीक है, अपन भी जब शुरुआत किए थे तो अपने को डिफिकल्ट लगता था ये सब वर्ड्स। ठीक है, लेकिन इसको स्किप मत करना। ऐसा नहीं है कि एग्जाम के लिए आप इसको छोड़ के चले गए कि नहीं देख लेंगे, इजी आता है पेपर। ये आपको बोनस नंबर है, इजी इजी न्यूमेरिकल्स आप यहीं से बना पाओगे, और बहुत इजी है, इसको बस रिवीजन करो, रिवाइज करो। ठीक है, इसको स्किप करोगे ना तो आने वाले चैप्टर्स में कुछ चीजें ऐसी है वो भी समझ में नहीं आएगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है असेट बेस्ड वैल्यूएशन। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है, ठीक है, ये है रिलेटिव वैल्यूएशन। मीन्स मैं कंपेयर कर रहा हूं अपनी परफॉर्मेंस को दूसरे इंसान से, या एक कंपनी कंपेयर कर रही है अपने मल्टीपल्स को सिमिलर कंपनी से, सेक्टर से, मार्केट से, सेम कंपनी इन द पास्ट, पास्ट में क्या था, खुद की कंपनी से भी कंपेयर कर सकते। तो रिलेटिव वैल्यूएशन मल्टीपल्स क्या क्या है, प्राइस टू अर्निंग रेशो, प्राइस अर्निंग टू ग्रोथ पेक, प्राइस टू बुक वैल्यू, प्राइस इंटरप्राइज वैल्यू टू इबिटा, प्राइस टू सेल्स, प्राइस टू ऑपरेटिंग कैश फ्लो। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से मैं ये नहीं बोल सकता किसी को भी स्किप करो, सबको पढ़ना है। और यहां से भी जनरली थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं। अगर केवल मैं इस एग्जाम की बात करूं तो बहुत इजी है, लेकिन कुछ एग्जाम ऐसे भी हैं जिसमें थोड़े इन सब मल्टीपल से थोड़े डिफिकल्ट भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहला जो होता है ना, सबसे इजी है, पी रेशो। ठीक है, ठीक है, और नॉन फाइनेंशियल मैट्रिक्स भी हैं, जैसे एवरेज रेवेन्यू पर मेगाबाइट। ठीक है, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर टेलीकॉम इंडस्ट्री में यूज होता है। प्लांट लोड फैक्टर किस में यूज होता है, पावर कंपनीज में। ऑक्यूपेंसी रेट किस में होता है, होटल लॉजिंग में। फुटफॉल होता है रिटेल सेक्टर में। तो ये छोटी सी चीज है, लेकिन इसको याद रखना है, यहां से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब पहला पढ़ लेते हैं, पीई रेशो क्या होता है, सबसे कॉमन है। ठीक है, आपने कहीं ना कहीं पीई रेशो पढ़ा होगा,
ठीक है, विच इज स्टॉक प्राइस, स्टॉक का जो प्राइस है उसको डिवाइड करो अर्निंग पर शेयर से, ईपीएस से, तो पी रेशो आ जाता है। ठीक है, जैसे कोई स्टॉक ट्रेड हो रहा है 100 पे, ईपीएस उसकी 5 है, तो पी कितना हुआ 20 टाइम्स। ठीक है, हिस्टोरिकल और ट्रेलिंग पी आर कंप्यूटेड बाय डिवाइडिंग द करंट मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर बाय द सम ऑफ लास्ट 4 क्वार्टर ईपीएस। ठीक है, हिस्टोरिकल जो पी होता है। फॉरवर्ड या लीडिंग पी कंप्यूटेड बाय डिवाइडिंग द करंट मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी बाय द सम ऑफ एक्सपेक्टेड नेक्स्ट क्वार्टर। नेक्स्ट 4 क्वार्टर में क्या ईपीएस हो सकता है वो फॉरवर्ड में आता है। हिस्टोरिकल यानी पास, फॉरवर्ड मीन्स आने वाले 4 क्वार्टर में क्या होने वाला है, हिस्टोरिकल लास्ट 4 क्वार्टर में क्या हुआ था। ठीक है, करंट पी इज द करंट मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर डिवाइडेड बाय करंट और इमीडिएट या एनुअल ईपीएस ऑफ कंपनी। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कंसीडर अ कंपनी हुज फिजिकल एंड इन मार्च every year in order to compute the forward PE forward for the financial year ending 2019. Technically, FY19, investor would add together the quarterly EPS estimated for future quarter ending July 19. ठीक है, और सितंबर 19, दिसंबर 19 और मार्च 20 में क्या हो सकता है। ठीक है, स्टॉक पी टेल हाउ मच इन्वेस्टर इज विलिंग टू इन्वेस्ट इन इक्विटी शेयर। स्टॉक का पी क्या बोलता है, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये समझना कि पी बोलता क्या है, कि कितना इन्वेस्टर पे करने को, इन्वेस्ट करने को तैयार है इक्विटी शेयर्स में पर रुपीज ऑफ अर्निंग से। आपके 1 रुपए की अर्निंग में कितना इन्वेस्टर पे करने को तैयार है। ठीक है, पी रेशो ऑफ 10 सजेस्ट इन्वेस्टर ऑफ द स्टॉक इज विलिंग टू पे 10 रुपीज फॉर एवरी 1 रुपीज ऑफ अर्निंग दैट कंपनी जनरेट। बहुत इजी टर्म में यहाँ पे लिखा है, ये पॉइंट हमेशा याद रखिएगा। और पी तो आपको अच्छे से करना ही है। ठीक है, पी रेशो आपको ऐसा नहीं है कि इसको स्किप करना है, बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा आपको। अगर नहीं समझ में आएगा कुछ चीजें तो आप पूछ सकते हो मुझसे। फॉर जजिंग वेदर द टारगेट फर्म इज फेयरली वैल्यू, अंडर वैल्यू और ओवर वैल्यू, तो पी इज कंपेयर विथ मार्केट पी। ठीक है, मार्केट में क्या पी चल रहा है और आपके स्टॉक का क्या है पी, और द एवरेज पी ऑफ द इंडस्ट्री इन विच इट बिलोंग। ठीक है, विद द पी रेशो पीयर ग्रुप कंपनी। ठीक है, तो ये पी का सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका फॉर्मूला तो मैंने आपको बता दिया, स्टॉक प्राइस डिवाइडेड बाय ईपीएस। ठीक है, कई बार ईपीएस दिया रहेगा, पी दिया रहेगा, स्टॉक प्राइस पूछेगा, तो ये क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट होता है प्राइस टू बुक वैल्यू। प्राइस टू बुक वैल्यू इज द अनदर रिलेटिव वैल्यूशन। इसमें क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं स्टॉक प्राइस पर शेयर विथ इट्स बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी पर शेयर, या नेटवर्थ कितनी है उससे। बहुत इजी है, प्राइस टू बुक वैल्यू से इंडिकेशन होता है कि मार्केट, हाउ मार्केट इज वैल्यूइंग द स्टॉक द बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी, और हाउ मच मोर लेस आर शेयर होल्डर वैल्यूइंग द इक्विटी टू बी। ठीक है, द मार्केट प्राइस बीइंग अबव और बिलो द बुक वैल्यू इज मच डू विथ मार्केट प्लेयर इन्वेस्टर एक्सपेक्टेशन ऑफ वैल्यू करेंटली नॉट रिकॉग्नाइज इन बुक। तो देखिए यहां से किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। बुक वैल्यू पर शेयर या प्राइस टू बुक वैल्यू जो होता है फिनेंशियल्स कंपनी में, फिनेंस की जो कंपनीज है ना उसमें सबसे ज्यादा यूज होता है। ठीक है, क्योंकि आपने जो बुक वैल्यू देखा जरूरी नहीं है कि वो रियल हो, लेकिन फिनेंस में होता है, फिनेंशियल कंपनीज में ज्यादा बुक वैल्यू का यूज किया जाता है। ठीक है, बुक वैल्यू पर शेयर कैसे कैलकुलेट करते हैं, बाय डिवाइडिंग द रिपोर्टेड शेयर होल्डर इक्विटीज। ठीक है, नेटवर्थ कितना है और नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितने। ठीक है, इससे करते हैं। द यूज ऑफ बुक वैल्यू एज अ वैल्यूएशन पैरामीटर, इसके कुछ लिमिटेशंस भी है, क्योंकि कंपनी में कुछ असेट्स के असेट्स हैं, उसका हिस्टोरिकल कॉस्ट होता है जिसमें डेप्रिसिएशन भी होता है, उसकी एज के अपार्ट डिपेंड अपॉन दिस एज, फिजिकल लोकेशन, डिफरेंट बिटवीन करंट मार्केट एंड बुक वैल्यू कैन बी सब्सटेंशियल। ठीक है, नेक्स्ट है प्राइस टू सेल रेशो। इजी है, पर रुपीज सेल्स में कितना देने को तैयार है, बस प्राइस टू सेल रेशो इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग अ कंपनी मार्केट कैप
नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर मल्टीप्लाई बाय द कंपनी टोटल सेल और रेवेन्यू ओवर द पास्ट 12 मंथ। ठीक है। प्राइस टू सेल रेशो यूज एज अ सेल्स आर लेस प्रोन इन टू फाइनेंशियल मैनिपुलेशन। ठीक है। ऐसी कंपनी जो लॉस में कभी थोड़े समय के लिए चल रही है तो उसका हम सेल्स देख के पता लगा सकते हैं। ठीक है। कंपनी इन हाई वॉल्यूम लो मार्जिन बिजनेस इंस्टेड ऑफ अर्निंग बेस्ड रेशो इन्वेस्टर कैन लुक फॉर प्राइस टू सेल रेशो। ठीक है। वॉल्यूम ज्यादा है, मार्जिन कम मिल रही है, बहुत वॉल्यूम में आप सेल कर रहे हो, मार्जिन नहीं मिल रही है आपको, लॉस में भी जा सकते हो। ठीक है। अर्न नहीं कर पा रहे हो प्रॉफिट कुछ समय के लिए। ठीक है। फिर होता है सबसे इंपॉर्टेंट प्राइस, जैसे अपन ने प्राइस टू अर्निंग देखा ना, तो अब ये है पीईजी, प्राइस अर्निंग टू ग्रोथ रेशो। ठीक है। हाई ग्रोथ कंपनी वुड टिपिकली कंपेयर कमांड अ हाई पीई मल्टीपल। जिस कंपनीज की हाई ग्रोथ होती है ना, उसके पीई भी हाई होते हैं कंपेयर टू कंपनी एट डिफरेंट पेस प्राइस अर्निंग टू ग्रोथ रेशो। पीईजी का यूज कैसे होता है, तो इसमें क्या किया जाता है, पीईजी रेशो टेक इनटू अकाउंट नॉट जस्ट पीई मल्टीपल बट ऑल्सो ग्रोथ ऑफ अर्निंग, अर्निंग में ग्रोथ कितना एडजस्ट करता है, लाइक अदर मल्टीपल। लोअर पीईजी रेशो इज फेवर ओवर द हायर पीईजी। तो जिसका पीईजी लोअर होगा उसको ज्यादा फेवर मिलेगा। इसको देखते हैं, समझते हैं अपन। द रेशो में इंटरप्रेटेड एज प्राइस दैट इन्वेस्टर इज विलिंग टू पे फॉर अ कंपनी जस्टिफाइड बाय द ग्रोथ इन अर्निंग, अर्निंग में ग्रोथ कितना मिल रहा है। assumption with high P stock that investor are willing to buy at higher price। ठीक है। तो देखो इसमें क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, या तो आपको जैसे एनआईएसएम का जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का जो एग्जाम होता है XA, उसमें इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं, शायद ना आए तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पीजी रेशो 1 है। ठीक है। इसका मतलब है कि मार्केट इज वैल्यूइंग अ स्टॉक इन अकॉर्डिंग विद द स्टॉक एस्टिमेटेड ईपीएस। ठीक है। पीजी लेस देन 1 है तो स्टॉक प्राइस इज अंडर वैल्यू। पीजी रेशो 1 से ज्यादा है, ओवर वैल्यूड। ये पॉइंट याद रखिएगा, आप चाहे पीजी ग्रोथ को उतने अच्छे से भले ही ना समझ पाओ, लेकिन इस चीज को समझना है, यहां से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। बहुत इजी इजी टर्म्स है। मैं ज्यादा आप लोगों को एक दिन में ऐसा नहीं है कि एकदम सुपर फास्ट कोर्स करा रहा हूं, मैं धीरे धीरे आपको एक ट्रैक में ला रहा हूं, उसके बाद अपन सुपर फास्ट स्पीड में चलेंगे। ठीक है। जितनी चीजें बता रहा हूं उसको अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है। और जो सैटरडे संडे है वो अपना देखिए ब्रेक रहता है, तो नेक्स्ट क्लास जो है वो मंडे को होगा। तो तब तक 2 दिन आप रिवीजन करो जितनी चीजें आपने पढ़ी है, या जहां पे आपको डाउट्स जाते हैं। ठीक है। और थोड़ा सा लिखने का भी कोशिश करो। ईवी बाई ईबीटा बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। ईवी बाई ईबीटा क्या है, इंटरप्राइज वैल्यू टू अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड amortization। मल्टीपल इज अ वाइडली यूज वैल्यूएशन मैट्रिक्स इन रिलेटिव वैल्यूएशन। इट कंपेयर अ कंपनी एंटरप्राइज वैल्यू विच इंक्लूड मार्केट कैप डेप्ट कैश इन कैश टू इट्स ईबीटा। ठीक है। तो ये बेस्ट सूटेड किसके लिए है, ये बस पूछा जा सकता है मैन्युफैक्चरिंग टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है। अनलाइक द पी डिपेंड अपॉन द ऑन नेट अर्निंग, EV by EBITDA focus on operating performance, making it a prefer multiple in merger, acquisition and leverage buyout LBO analysis। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट मैंने बताया, इससे भी कई बार क्वेश्चन आते हैं, EV by EBITDA मल्टीपल। ठीक है। तो आपको थोड़ा सा लॉजिक भी लगाना पड़ेगा एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए। नेक्स्ट टेक्निकल होता है, टेक्निकल से थोड़े बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। क्या आते हैं टेक्निकल, आप लोगों को तो शायद थोड़ा बहुत नॉलेज होगा इसका, या हो सकता है आप एक्सपर्ट भी हो, बहुत अच्छी बात है, टेक्निकल बहुत अच्छा काम करता है। टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, एजम्पशंस होता है दैट ऑल इंफॉर्मेशन, यानी कि हमको जितने भी इंफॉर्मेशन है, परफॉर्मेंस ऑफ स्टॉक, कंपनीज के फंडामेंटल, इकोनॉमिक फैक्टर, मार्केट सेंटीमेंट, वो स्टॉक के प्राइस में ऑलरेडी रिफ्लेक्ट होते हैं, ऐसा मानना है टेक्निकल एनालिस्ट का।
टेक्निकल एनालिस्ट होते हैं ना, वो फंडामेंटल पे कोई ध्यान नहीं देते हैं, एनालिसिस ही नहीं करते हैं। वो फोरकास्ट करते हैं डायरेक्शन ऑफ प्राइस। कैसे? स्टडी ऑफ पैटर्न, पैटर्न देख के ये ऐसा पैटर्न बन रहा है क्या, साइडवेज है कि डाउन टर्म है, और भी बहुत सारे इंडिकेटर्स यूज करते हैं उसके उससे। प्राइस एंड वॉल्यूम सबसे इंपॉर्टेंट होता है पैटर्न। हिस्टोरिकल मार्केट डेटा में प्राइस एंड वॉल्यूम देखा जाता है। टेक्नीशियंस बोला जाता है, चार्टिस्ट बिलीव दैट मार्केट एक्टिविटी विल जनरेट इंडिकेटर सिग्नल। जो मार्केट एक्टिविटी से इंडिकेटर या सिग्नल जनरेट होते हैं, जिसमें प्राइस एंड वॉल्यूम का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है। थ्री एसेंशियल, द हिस्ट्री ऑफ पास्ट प्राइस आपको बताएगी कि आने वाले फ्यूचर में क्या हो सकता है, ट्रेंड और डायरेक्शन क्या हो सकता है। द वॉल्यूम ऑफ ट्रेडिंग, वॉल्यूम से पता चलेगा कि प्राइस का मूवमेंट किस तरफ जा सकता है। ठीक है। टाइम स्पेन ओवर विच प्राइस एंड वॉल्यूम आर ऑब्जर्व इन्फ्लुएंस द स्ट्रेंथ और वीकनेस ऑफ अंडरलाइंग ट्रेंड। ठीक है। इससे आपको पता चलता है सपोर्ट कहाँ पे मिल रहा है, रेजिस्टेंस कहाँ पे है चार्ट में, प्राइस का ट्रेंड कहाँ है। ठीक है। तो टेक्निकल बहुत फेवरेट है मेरा, लेकिन क्या है, जितना यहाँ पे दिया है उतना ही मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। तीन टाइप के ट्रेंड होते हैं, इससे क्वेश्चन आता है। ये लाइन अपवर्ड होता है, ऊपर जा रहा है, डाउनवर्ड नीचे जा रहा है, साइडवेज यानी बस कहीं नहीं जा रहा है। तो तीन ट्रेंड होता है। तो कई बार क्वेश्चन आता है विच इज नॉट अ टेक्निकल ट्रेंड, तो अपवर्ड डाउनवर्ड साइडवेज, इसके अलावा जो होगा वो आंसर होता है। फिर कई बार आता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ होता है। तो सपोर्ट मींस मार्केट गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है, अचानक वहां पे अब उससे ज्यादा नहीं गिरेगा। क्यों? वहां पे उसको सपोर्ट मिल गया, वॉल्यूम अच्छी बन गई, वापस वहां से बाउंस बैक किया, तो इसको अपन सपोर्ट मानते हैं। रेजिस्टेंस, मार्केट ऊपर जा रहा है लेकिन एक लेवल के बाद थोड़ा सा डाउन टर्न दिखा रहा है, तो ये अब रेजिस्टेंस हो गया, और बहुत बार उसी पॉइंट को उसने टच किया तो वो उसका रेजिस्टेंस पॉइंट हो गया। तो इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। एजम्पशंस क्या होते हैं टेक्निकल में, कि मार्केट प्राइस डिटरमाइंड बाय इंटरेक्शन ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, मींस बायर एंड सेलर्स। सप्लाई एंड डिमांड आर गवर्न बाय मेनी रैशनल एंड इरेशनल फैक्टर। Price adjusted are not instantaneous and price move in trends. Trend persists for appreciable length of time. Trend change in reaction to shift in supply and demand. ठीक है। फिर होता है टेक्निकल वर्सेस फंडामेंटल। आपको ये पता होना चाहिए कि टेक्निकल कहाँ काम करता है, फंडामेंटल। टेक्निकल कहाँ पे ध्यान फोकस ज्यादा फोकस करते हैं, और फंडामेंटल। फंडामेंटल एनालिसिस वाल जो होते हैं एनालिस्ट, वो ज्यादा फोकस करते हैं इंट्रिंसिक वर्थ ऑफ स्टॉक। ठीक है। एंड कंपेयरिंग इट विद द प्रीवेलिंग मार्केट प्राइस टू मेक इन्वेस्टमेंट डिसीजन। Fundamental analysts believe that price will move toward their intrinsic value sooner or later. Technical is not concerned कहाँ पे जा रहा है, फेयर प्राइस क्या है रिलेटिव टू इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू से उनको मतलब नहीं होता। फ्यूचर मूवमेंट कहाँ से क्या हो सकता है, हिस्टोरिकल डाटा प्राइस एंड वॉल्यूम देखकर वो पता लगाते हैं। ठीक है। टेक्निकल, इट इज यूज फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। जरूरी नहीं है कि लॉन्ग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए टेक्निकल यूज हो, लेकिन आज के डेट में बहुत से लोग टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों को एनालिसिस करके बहुत डिटेल में बहुत अच्छा, बहुत अच्छे स्टॉक्स को कैप्चर कर पा रहे हैं लोग। ठीक है। तो यहां तक चैप्टर 3 अपना कंप्लीट हो गया। ठीक है। आप लोगों के पास 2 दिन का टाइम है, 2 दिन है। चैप्टर 1 2 3 आपका बेसिक है। अब आने वाले चैप्टर्स में पता है क्या होगा, आने वाले चैप्टर्स में अगर आपने बेसिक अपना स्ट्रांग नहीं किया तो आपको समझ नहीं आने वाला।